नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाने अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में दरिया दिली दिखाते हुए अरबों रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 27 फैक्ट्रियों का भूमि पूजन किया। इसके बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1288 करोड़ रुपए की लागत से कामों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाने अपने गृहनगर उज्जैन पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करोड़ों के कामों का शिलान्यास भी किया गया। शहर को सीएम ने कई सौगातें दी हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए अरबों रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 27 फैक्ट्रियों का भूमि पूजन किया है। के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और डबल इंजन की सरकार विकास के सभी प्रतिमान को कायम रखते हुए लगातार संभाग में हर संभाग में इंडस्ट्रियां लगा रही है। जैसे पहले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी और अब उनको मैदान में हकीकत में उतारते हुए भूमि पूजन लोकार्पण का सिलसिला चालू किया है। 18 फैक्ट्रियों का हमने पहले जबलपुर में ग्वालियर में किया था, आज 27 फैक्ट्रियों का यहाँ किया है। लगभग 1288 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्रियों का यहाँ इनका, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी के साथ साथ सेवा के भी कई संकल्प हमारे चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मंगलवार को सीएम मोहन यादव अपने जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन पहुंचे थे, जहां पर जगह जगह लोगों ने सीएम का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी मनाया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेवाधाम आश्रम पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है और बच्चों को कपड़े, पानी की बोतल भी बांटी है। साथ ही मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बच्चों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया, जहां पर उन्होंने करोड़ों की सौगात दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि मोहन यादव सेवाधाम भी पहुंचे थे, जहां पर दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया है और बच्चों को कपड़े, पानी की बोतल भी भेंट की, जिससे बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर केक काटा। साथ ही दिव्यांग बच्चों के साथ अपने जन्मदिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया है। शहर में रंगपुरा रोड पर स्थित एक ईंट के भट्टे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया ये भी जा रहा कि भट्टे के मालिक हेमचंद डमोर द्वारा मजदूरों को लगभग 8 लाख का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर आयोग में शिकायत भी दर्ज हुई है। जिसके बाद में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर राजस्व, श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने भट्टे पर कार्रवाई की है, जहां से 8 परिवारों के 40 से 50 लोगों को निकाला गया है और उन्हें नगर पालिका के रैन बसेरे पर रखा गया है। मजदूरों की शिकायत है कि उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है और मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं जिला श्रम अधिकारी संजय कलेश ने भी बताया कि कार्रवाई में मजदूरों को वहां से हटा दिया गया है और उन्हें मजदूरी दिलाने के लिए अनावश्यक साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोपहर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये अवगत कराया गया था कि नवागांव स्थित जो ईंट भट्टा है वहाँ पर कुछ श्रमिकों को बंधक बनाकर रखा गया है। तो उसके संबंध में एसडीएम साहब के निर्देश में, एसपी साहब के निर्देश में, कलेक्टर मैडम के निर्देश में तहसीलदार साहब, श्रम विभाग, पुलिस विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि बॉन्डेड जैसी स्थिति तो नहीं थी वहाँ पे, चूँकि ईद का त्यौहार आ रहा है नज़दीक। तो उन श्रमिकों के ये था कि हमें ईद पे घर जाना है, तो जो भी हमारा बकाया पेमेंट है वो हमें अविलंब किया जाए, जिससे हम हमारे घर जा सकें। तो जो बकाया वेतन के संबंध में आगामी कार्रवाई श्रम विभाग द्वारा हमारे द्वारा की जाएगी और श्रमिकों को वहाँ कोई विवाद ना हो,
इसके चलते सुरक्षित नगर पालिका के रेन बसेरा में लाके ठहराया गया। यहाँ काम करने के लिए आए थे सर। तो क्या हुआ आपके साथ में यहाँ मतलब खर्चे के लिए मांगा हमने, होली का मतलब तय करके आए थे। हमने होली को हमारी खर्ची मतलब हम घर पे जाएंगे। हाँ। हाँ, इनने होली पे छुट्टी करी नहीं, कई साल काम करो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे काम करो, काम करने के लिए बुलाया है। हाँ। तो मैं पैसे भी नहीं दूंगा, ऐसे ही रहूँ दूँगा घर पे आपको। किसने बुलाया आपको? हाँ, सेठ ने, हेमचंद। हेमचंद, क्या पूरा नाम है उनका? पूरा नाम हेमचंद डांगा। कौन सी जगह पे है ये? ये जहाबाग हैं। काय के लिए बुलाया था, किस काम के लिए? ईट के लिए, ईट भट्टे के काम के लिए बुलाया। और कितना समय हो गया आपको यहाँ पे 6 काम? महीने हो गए सर। 6 महीने से अभी तक पैसा नहीं दिया है क्या? नहीं दिया, मतलब दिया, खर्चा देते रहे बीच काम में, कभी कभी खर्चा पानी दिया था? खर्चा पानी दिया, पूरे पैसा अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया। कितने लोग हैं आप? अब हम 65-70 लोग हैं। 65-70 लोग हैं। क्या कितनी मजदूरी बनती है आपकी? हमारी मजदूरी अभी बकाया रुपया 8 लाख रुपए रही है करीब। 8 लाख रहेगी। और कितना दे चुके हैं? ये लगभग दे चुके हैं। नगर में हर साल की तरह इस साल भी माता कर्मा बाई जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। साहू समाज के लिए ये पल बहुत ही सुखद माना जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर साहू समाज के द्वारा आयोजित किए गए समारोह में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की उपस्थिति रही है, जिन्होंने अपने उद्बोधन देते हुए समाज को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मां कर्मा जयंती पर सबसे पहले साहू समाज के लोगों ने मंदिर में एकत्र होकर धार्मिक अनुष्ठान पूजा अर्चना की है। उसके बाद में दोपहर में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पीले वस्त्रों से सजी हुई सामाजिक महिलाएं शामिल हुई और शोभा यात्रा में भगवान की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र भी रही। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह कई सामाजिक संगठनों सहित बरेली हिंदू उत्सव समिति ने स्वागत किया है। हाल ही में ही इंदौर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें जैन समाज को हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिलेगा। ये मामला एक जैन दंपति की विवाह विच्छेद याचिका से संबंधित था, जिसे पहले इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि जैन समाज अल्पसंख्यक है और उसकी विवाह प्रक्रिया हिंदू विवाह से भिन्न है। महिला के अधिवक्ता पंकज खंडेवाल ने दलील दी कि जैन, बौद्ध और सिख समाज के विवाह संस्कार हिंदू विवाह के समान हैं। इन समाजों के लिए अलग नियम नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए जैन समाज को हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ देने की बात स्वीकार की है और कुटुंब न्यायालय के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए उसे खारिज कर दिया है। ये फैसला जैन समाज के लिए एक ऐतिहासिक जीत साबित हुआ है। पूर्व में फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा जैन समाज को और हिंदू समाज को, क्योंकि जैन समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू विधि से अलग हैं, इसके कारण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने से तलाक देने को इनकार किया था और उनको ये ठहराया था कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। इस तरह का जो आदेश दिया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सभी कानूनों में हिंदू विधि का लाभ जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी दिया गया है। इस कारण सारी हिंदू विधियां जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होती है। इसीलिए ये जो आदेश दिया है इसे निरस्त किया है। जहां तक एक और इश्यू था कि 2014 के बाद जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उस चीज को भी हाईकोर्ट द्वारा रेक्टिफाई किया गया है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित भी कर दिया गया तब भी किसी भी कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिसके तहत जैन समाज के लोगों को किसी भी हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए। जब तक कानून में हिंदू विधि में या सभी हिंदुओं की जितनी विधियां हैं जैन समाज को रखा गया है, जैन समाज के संबंध में उल्लेख है, तब तक सारी विधियां उन पर लागू। निजी अखबार के संपादक मोहम्मद अनवर हुसैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके द्वारा पीर रूहानी, धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती अनवर अहमद कादरी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, उनके मर्जी के खिलाफ फोटो प्रकाशित करने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। साथ ही धर्मगुरु के शान में गुस्ताखी कर रमजान के पाक माह में धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा संपादक ने 2 लाख रुपए की भी अवैध मांग की है।
जिसका धर्मगुरु ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले को लेकर मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई में धर्मगुरु के अनुयायियों ने अनवर हुसैन और उनके अखबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दिया है, प्रदर्शन किया है। अब पुलिस से इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। आपको बताते चलें कि बयानबाजी पर सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार जारी है, जहां पर संपादक मोहम्मद अनवर हुसैन पर ये आरोप लगे हैं। दरअसल धर्मगुरु के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी का ये आरोप लगाया गया है, जहां पर उनकी मर्जी के खिलाफ फोटो प्रकाशित करने और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए भी यहाँ पर आरोप लगे हैं। साथ ही धर्मगुरु की शान में गुस्ताखी कर रमजान के पाक महीने में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। जामिया गौसिया गरीब नवाज मदरसा जो सालों से अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहा है, सैकड़ों बच्चे इसमें आलिम दीन हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं, जो ये समाज में द्वेष फैला रहा है और हमारे पीरो मुर्शिद अनवार अहमद कादरी के खिलाफ जो बातें लिख रहा है, ये उसकी जानी सोची हुई समझी साजिशें हैं और कुछ एजेंडा है जो ये लोग लेके चल रहे हैं। और कौन लोग हैं ये मतलब एक्सपोज अनवर हुसैन जो है एक्सपोज का पत्रकार, मेन तो वह है, उसके पीछे कौन लोग हैं ये अभी हमें मालूम नहीं हुआ, पर ये कुछ ना कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं और समाज में द्वेष फैला रहे हैं। आपने कमिश्नर कार्यालय में अभी इसके खिलाफ कोई आवेदन दिया? ये हमने सभी ने मिलकर कमिश्नर कार्यालय में और कलेक्टर में आवेदन दिया है। ये करण 100 वाला जो अनवर हुसैन करके है, ये हमारे पीरो मुर्शिद मौलाना अनवार साहब के खिलाफ और मदरसे के खिलाफ बहुत कुछ छाप रहा है। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये ब्लैकमेल भी कर रहा है, पैसों की डिमांड भी कर रहा है। ये मदरसा आज 20-25 सालों से आलिम हाफिज कारी बनाकर यहाँ से निकाल रहा है मदरसा अलजाम। तो वहीं शहर में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह के पास में लगातार शिकायतें पहुंच रही थी और जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी के एनजीओ के कारण नगर निगम ने श्वानों की नसबंदी के अलावा अन्य उपाय नहीं किए थे, लेकिन अब कलेक्टर ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए 6 महीने तक भिक्षुक मुक्त अभियान की तरह श्वान मुक्त अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, निगम अधिकारियों और साथ ही वेटरनरी डॉक्टरों को और एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक रखी और बैठक में डॉग बाइट की घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चर्चा की गई है। साथ ही श्वानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई और इस तरह के अभियान के तहत शहर में श्वानों की संख्या कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत नहीं है। अभी नगर निगम के द्वारा एजेंसीज 2 लगी हुई हैं, उनकी पूरी टीम है जो अभी काम कर रही है। जो शासकीय डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर 6-7 शासकीय डॉक्टर्स ने ऑपरेट करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है, उनको ज़रूर हम लोग इसमें लगाएंगे। देखिए अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, नंबर अवश्य जारी होगा, लेकिन लगभग 2 महीने बाद हम लोग करेंगे। पहले 2 महीने तक हम लोग बहुत ही एक इंटेंसिव अभियान चलाएंगे, उसके बाद उसकी नंबर की आवश्यकता। क्या रेस्क्यू भी करेंगे उसको जो बार-बार काट रहे हैं? देखिए जो भी नियम हैं और वर्तमान में गाइडलाइंस हैं उनका सभी का पालन सुनिश्चित करते हुए ही सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, नियमों का पालन किया जाना भी आवश्यक है, लेकिन जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा जो है वो भी आवश्यक है। दोनों में संतुलन रहे, उसी के हिसाब से काम हो, ये सुनिश्चित करेंगे। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य वन मंडल ने जंगलों में आग से बचाव के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली है। इस रैली का आयोजन वन परिक्षेत्र अधिकारी नेहा गुणेश्वर के नेतृत्व में किया गया और रैली का उद्देश्य आमजन को जंगलों में आग लगने से बचाने के लिए जागरूक करना था। खासकर गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नेहा गुणेश्वर ने परिक्षेत्र के सभी कर्मचारियों के साथ में बैठक कर जागरूकता अभियान की रूपरेखा बनाई है। इसके बाद में बाइक रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने जंगलों में आग की रोकथाम के लिए आम जनता को संदेश दिया है और वहीं रैली के दौरान महुआ चुनने वालों को आग से बचने की सलाह दी है। जनता को निर्देश दिया गया कि यदि जंगल में कहीं भी आग लगे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। यह अभियान जंगलों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। आपको बताते चलें कि बालाघाट जिले के
वन परिक्षेत्र पश्चिम लाजी सामान्य वन मंडल ने जंगलों में आग से बचाव के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। दरअसल आग लगने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं गर्मियों में। इस दौरान जंगलों में आग से बचाव के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर तमाम तरह की नियमों को बताते हुए जागरूक किया जा रहा और यहाँ पर बाइक रैली निकाली गई। ये बालाघाट में निकाली गई जागरूकता रैली। नेहा गुणेश्वर ने इस अभियान की शुरुआत की है। जंगलों में आग से बचाव के लिए ये अभियान चलाया गया है। सोनकक्ष में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव की उपस्थिति में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विजन डॉक्यूमेंट में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और जिसके तहत जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को पुष्पगिरी से हुई है, जिसमें इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, पूर्व विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर और अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित थे। महापौर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत साल 2047 तक विकसित देशों में अग्रणी बने और मध्य प्रदेश इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय बोझ भी कम होगा। इससे संसाधनों की बचत होगी, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित किया जा सकेगा। महापौर ने बताया कि 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव कराए गए थे, जो इस पहल की व्यवहार्यता को दर्शाता है। सोनकच्छ के प्रबुद्धजनों के बीच विकास, मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास और वन नेशन वन इलेक्शन पर हमने चर्चा की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सोनकच्छ के लोग बहुत विकासशील, बड़ी सोच के साथ अपने शहर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी में वन नेशन वन इलेक्शन, जो आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, देश का संसाधन, पैसे, समय और आचार संहिता में जो डेवलपमेंट अवरुद्ध होता है, उस सबको रोकने के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसका बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में रखा है। मुझे लगता है कि सोनकच्छ से भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा समर्थन उनको मिले। तो खबर धनोरा से है, जहां पर ग्राम झरना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, मन को शांति मिलती है और ये कथा भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति को भगवान की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है। भक्ति ज्ञान वैराग को बल देती है। कथा में भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर हृदय में भक्ति का उदय होता है और ये जीवन में सुधार आता है। साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हर गांव में होना चाहिए, ताकि लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। कथा के दौरान सुमन जी महाराज ने गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंगों को भी साझा किया है और बताया कि इस कथा का 7 दिनों में चिंतन करना ज़रूरी है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील नेमा, पप्पू नेमा, संतोष यादव और अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। मनावर में भगवान ऋषभदेव जी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के 3 शिष्यों के सानिध्य में भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन हुआ है। इस धार्मिक आयोजन में जैन समाज ने आचार्य और उनके शिष्यों का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। मुनिश्री प्रशम सागर जी, प्रणीत सागर जी, साध सागर जी, मुनिश्री जयेंद्र सागर जी और महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में स्वर्ग की खोज करने से पहले हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहिए। उन्होंने पूजा विधान की महिमा को बताते हुए कहा कि इससे विचारों में निर्मलता आती है और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। इस मौके पर पार्श्वनाथ में विश्व मंगल की कामना के लिए भक्तामर महामंडल विधान भावपूर्वक संपन्न हुआ है।
सुबह भगवान का अभिषेक, शांति धारा और प्रवचन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित नगर के श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। मुनि संत के दर्शन कर त्रिफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। मनावर के अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड धार सीमेंट वर्क्स के CSR विभाग द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये प्रतियोगिता निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग पर आयोजित की गई, जिसमें 94 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन संस्थान प्रमुख विजय छाबड़ा, मानव संसाधन प्रमुख राजेश जैन के मार्गदर्शन और CSR प्रमुख विपिन सक्सेना के निर्देशन में संपन्न हुई है। इस अवसर पर गोवर्धन मकवान, मानव संसाधन प्रमुख राजेश जैन, CSR विभाग प्रमुख विपिन सक्सेना, फैकल्टी दीपक चोयल और संजय वर्मा, गुलशन मकाश्रे और साथ ही CSR टीम के सदस्य सुशांता दास और सुखलाल वास्कील सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। इस प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया है, उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया है। सोनकक्ष में भारतीय किसान संघ की मलवा इकाई ने अपनी कई मांगों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार संजय गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। संघ के तहसील अध्यक्ष कालू सिंह राजपूत ने भी बताया कि किसानों द्वारा जिला सहकारी बैंक से लिया गया ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर 15 मई किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी फसल तुलाई नहीं की है और जिन किसानों ने तुलाई की है उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा खरीफ फसल सोयाबीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे किसान ऋण नहीं चुका सकते हैं और संघ ने ये भी मांग की है कि सोयाबीन फसल के नुकसान की बीमा राशि तुरंत किसानों के खातों में डाली जाए। इसके साथ ही किसानों ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध को देखते हुए उन्हें नरवाई नष्ट करने के उपकरण मुहैया कराने की मांग की है। खेतों में झुलसते बिजली के तारों के कारण फसल जलने से किसानों को हुई नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से विभागीय कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर संघ के जिला सह मंत्री चंपालाल मुकाती और तहसील संरक्षक देवकरण सिंह अगेरा, तहसील मंत्री विजन सिंह यशोना, उपाध्यक्ष राजाराम पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष कैलाश भार्गव और अन्य पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे। सिंगरौली जिले में बंधाकोल ब्लॉक नॉर्थ के लिए भूमि आवंटन को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के आदेश पर जेपी कंपनी के लिए गांवों जैसे कुंदा, मंझौली और पचौर, बंधा, तेंदुआ की भूमि का आवंटन किया गया है, जबकि ग्राम सभा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और पंचायत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना उनकी सहमति के ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे गांव वालों की निजता का उल्लंघन हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन ने जबरदस्ती वीडियोग्राफी की और पुलिस बल के साथ गांव में आकर ड्रोन कैमरे से फोटो और वीडियो लिए गए। इस पर ग्राम वालों और पंचायत ने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही विरोध भी जताया है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कलेक्टर कंपनी के दलाल हैं, गांवों के विकास के बजाय सिर्फ कंपनी के हित में काम कर रहे हैं। ग्राम वालों ने यह भी कहा कि जेपी कंपनी के आसपास के विस्थापित परिवार पहले ही बहुत परेशान हैं और अगर इस कंपनी को पचौर में खोला गया तो उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अब देखना यह भी होगा कि प्रशासन और जेपी कंपनी इस विरोध को कैसे संभालते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।